नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। वजीर सरफरोशी साहब की चंद लाइनें हैं जी। कि सुना है बहुत कुछ रखे हो दिखाने के लिए, सुना है बहुत कुछ रखे हो दिखाने के लिए, बेटा सर पे छत चाहिए सर छुपाने के लिए। तुम भी जुबान रखते हो ये बड़ा ताजुब है, कलेजा चाहिए मगर सच बताने के लिए। और जिस शहर में रोटियां खबरों से हल्की हों, वहां क्या बचा है दुआ मांगने कमाने के लिए। वाह। चेहरे सारे चुप हैं, आंखों में डर बोलता है, कोई हिम्मत नहीं बची आग जलाने के लिए। मैं भी वो शख्स हूँ जो खामोशी से लड़ता हूँ, नाम काफी है मेरा अंधेरे को डराने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अब सर बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो गया। आज आ भी गई पहली सूची। अब सर बड़ा मजेदार बात है कि जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाई तो राज्य भर में 65,64,000 वोटों के नाम काट दिए गए, हटा दिए गए। उसमें बीएलओ ने कहीं नॉट रिकमेंडेड लिख दिया, जो जिसको जो मनाया। उसमें बड़ा संशय है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि उनका नाम नहीं है, हालांकि फिर चुनाव आयोग ने बताया कि 400 कुछ नंबर पे उनका नाम है। उनको माना उन्होंने बाद में 416वें नंबर पे। अब सर जो काटे गए वोट, तो सबसे ज्यादा तो सर काटा गया है पटना से। सर पटना में 3,95,000 वोट काट दिए गए। इसी तरह अब टोटल चुनाव आयोग के मुताबिक 7,79,00,000 से अधिक मतदाता थे, लेकिन अब जो बचे हैं काटने पीटने के बाद, अब वो बचे हैं 7,24,05,756। अब चुनाव आयोग बता रहा है कि 22,34,000 मतदाता मृत पाए गए। इतने लोग मर गए, समझ नहीं आ रहा है इतनी बड़ी संख्या में मर गए लोग। 36,28,000 ने अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल दिया। अब ये कैसे बीएलओ जान पाया, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो 7,01,000 लोगों के नाम 2 स्थानों पर दर्ज थे। लेकिन सर इसमें वो बांग्लादेशी जो सब चिल्ला रहे थे, गिरिराज सिंह, रोहिंग्या, नेपाली, उनका तो कहीं इसमें संख्या नहीं है। अब सबसे ज्यादा सर सीमांचल, तिरहुत, मिथिलांचल, पटना और मगध प्रमंडल जैसे इलाकों में व्यापक स्तर पर काटे गए हैं वोट। अगर इनका डिटेल लिया जाए कि पूर्णिया और कटिहार में कुल 7.6 लाख से अधिक मतदाता सूची से हटा दिए गए। इन जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 38 से 68 के बीच है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 49,340 नाम हटाए गए, जबकि सबसे कम 29,277 नाम ठाकुरगंज विधानसभा में हटाए गए। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, क्या कहेंगे सर। अवरार मचा हुआ है बिल्कुल वहाँ। अब देखिए बिहार वाला जो है मामला, आपने देखा कि एक दिन पहले ही तो प्रकाशित हो गई, फ्राइडे को कहा और थर्सडे को ही उस पर दिखाई देने लगी। हाँ, वो भी लीक हो गया था पर तो कुछ अजीब व गरीब हालात हैं उसको लेकर के। और सबसे ज्यादा मतलब ये तो चुनाव आयोग ने राजद नेता तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया कि उनका नाम है, लेकिन किस तरीके से लिस्ट बनाई वो अपना नाम नहीं ढूंढ पाए। हाँ, है तो पत्रकारों के सामने ढूंढा था। जो इसको लेकर के चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि इन्होंने इस तरीके से नई सूची बनाई है कि उसमें किसका नाम है किसका नाम नहीं है ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल, कि डिलीट किसका हुआ है, कौन कैसे मतलब कौन मरा साबित हुआ क्या है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन्होंने कई विधानसभा क्षेत्र नए बनाए हैं, कई बूथ बना दिए हैं, नए विधानसभा क्षेत्र नहीं सॉरी कई बूथ नए क्रिएट किए गए हैं जिससे वोट शिफ्ट किया गया है वोटर को। तो वो उन बूथों को जो नए क्रिएशन हुए हैं, तो उसमें ये जैसे इस बूथ में था तो इस बूथ का आदमी किस बूथ में गया है, अब ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो मान रहा है कि हम हटा दिए गए हैं और ये भी हो सकता है कि वो दूसरी जगह पर हो। तो इस तरीके से बड़ा संशय है उसको लेकर के। लेकिन कुल ले दे करके ये जो चुनाव से पहले ये सब हौच पौच मची हुई है, ये आमतौर पर जो है ये बहुत ही पारदर्शिता वाली बात नहीं कही जा रही है इसको लेकर के। और राहुल गांधी भी इसको लेकर के आज फिर बोले हैं, वो अभी लेंगे आगे वो मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि एटम बम है उनके पास। चुनाव आयोग जो है वो बहुत ही पारदर्शी नहीं है और वो किसी के इशारे पर काम। हाँ, वो तो खुली चुनौती राहुल गांधी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी उसको लेकर के अपने जवाब देती रहती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है उससे यही लग रहा है कि वो किसी एक पार्टी के हित में ये सारा काम कर रहा है।
अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ था अभी, योगी जी ने जब 5,000 स्कूल मर्ज किए तो सपा ने पीडीए का पाठशाला शुरू की थी। जहां जहां मर्जर हुए थे स्कूल के, वहां के बगल में उन्होंने अपनी उसी स्कूल ड्रेस में बुलाते थे सपा के कार्यकर्ता और पढ़ाते थे एफआर अखिलेश एमफार मुलायम। अब सर इसी में भदोही और कानपुर में सपा ने क्या है बता तो दीजिए। अरे पिछड़ा दलित, हाँ पिछड़ा दलित, अगड़ा क्या है, अगड़ा की अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित और एक अल्पसंख्यक यही है, तीनों बिरादरी को मिला करके पीडीए बनाया है। तो अब इसमें सर भदोही और कानपुर में सपा नेताओं पे केस भी दर्ज हुआ था। अब जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तभी उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और आज भी कर रही है। नहीं, वो तो ये कह रहे परिवारवाद हो रहा है, परिवार को पढ़ाया जा रहा है और महापुरुषों के नाम नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। तो कुछ तो पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल तो नहीं बंद कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं। आप तो स्कूल बंद करने की भाषा बोलने लगे और जब ये देखा कि विरोध हो रहा है तो आपको नियम बदलना पड़ा अपना कि नहीं 50 में जहाँ है और उससे 25 जो है और जो उससे भी कम है स्कूलों को पुरानी आदत है, पहले थूकते हैं फिर चाटते हैं। किलोमीटर पर है और 1.5 किलोमीटर पर है। तो ये चीजें आप शिक्षा के स्तर को मजबूत करने के लिए है कि कव्वाली करने के लिए। उन्होंने ये कहा तो अब हम ये कह दें, फिर उन्होंने ये कहा तो फिर हम ये कह दें। अजीब बात है यार। देश हित और जनहित में जो बातें होनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में देश मजबूत हो, किसी राज्य में किसी जिले में शिक्षा की स्थिति कैसी है क्या है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी पता करना हो कि मजबूती से चले। अब वो पीडीए पढ़ा रहे हैं कि डीडीए पढ़ा रहे हैं, इसमें आपसे क्या मतलब है? अब सर आज महामानव हमारे राज्यसभा तो नहीं गए ऑपरेशन सिंदूर बोलने, लोकसभा में 1 घंटा 42-43 मिनट अपना ज्ञान देके भाग आए थे। तो आज महामानव अपने आज लोकसभा क्षेत्र बनारस गए। अब बनारस से, अब ये महामानव अपने बनारस बिहार यही सबसे देते हैं जवाब करारा। तो बनारस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, चौथी भी थी, बड़ा जल्दी तीसरी बन गई। सर ये क्या है मामला, कैसे बना? मोदी जी अपने तो नहीं बना देते हैं, मतलब लहर में लोगों को लहर में डाल देते हैं, तैरो। हाँ बस तीसरी बनने दिल को खुश रखने का, दिल को खुश रखने का अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ और करोड़ मिलेगा, 15 लाख मिलेंगे। हाँ इतना रोजगार, चंद्रमा पे धान की खेती होगी। तो कहा कि भाई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी का बताया था। अब मोदी कह रहे हैं आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों का फोकस कर रहे हैं। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवान, मतलब उनका तो उनका रहता है। और सर वो नाता बड़ा जल्दी जोड़ते हैं। ये एक हमने देखा विशेषता। टैरिफ लगाया है 25% ट्रंप था, उन्हें 7 तारीख से लगेगा। नहीं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है सारी दुनिया अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, तो हमें अभी अपने जो है स्वदेशी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें तो स्वदेशी क्या है? हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी स्वदेशी विमान और ये कपड़े और सब का बहिष्कार कर रहे हैं? विदेशी का हाँ, और स्वदेशी अपना रहे हैं। तो स्वदेशी बनाएंगे कैसे सर? हमारे यहाँ तो खाली असेंबली होती है। अरे वो क्या होती, वो जो बात कह रहे हैं महादेव के पास पहुंच के, हाँ वो भी आएंगे, वो अलग है। उनका नाता बहुत रहता है। वो कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ नाता हो, जहाँ जाते हैं नतवा उनका बन जाता है, नातेदार। वो ये कह रहे हैं कि हम बजाय टैरिफ अमेरिका की धमकी के बजाय जो है अगर हम अपनी स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दे, अपने देश की बनी हुई, मतलब लालटेन हाँ लालटेन पे आ जाए, स्टूल कुर्सी पे आ जाए, ऐसी कोई चीज ना करेंगे जो कि हमें भारत से मंगाना पड़े, उसको जो है 25% उस पर टैरिफ देना पड़े। तो ये कह रहे हैं कि हम तो तीसरी बनने जा रहे हैं। हाँ, वो तो पक्का हो गया है, दुनिया की। कोई बनाए ना बनाए खुद बन ये सही है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। अब नारा तो आप दे ही सकते हैं ना, जब आएगा वक्त आएगा हो सकता है बन जाए भाई। हाँ, नहीं बना तो नहीं बना। मोदी करेंगे, कोई लिखा पढ़ी थोड़ा ना दिया। कोई कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ना ठीक से समझ पा रहे हैं, हम लोग लिखा पढ़ी तो दिया नहीं उन्होंने। बोल बच्चन है तो अब भाई इतना बड़ा आदमी बोलता है तो उसका मानना चाहिए। बचनम किम दरिद्रम, वो हमारे बाप दादा कहते थे बुजुर्ग लोग। बात पड़े तो नींव का, जबान से नींव का ईटा खरीद लो, बाद में देखा जाएगा। इतना बड़ा पावरफुल आदमी बोलेगा तो जनता यकीन तो करेगी कि भाई सारे अधिकार उनके पास हैं। अब बोल रहे हैं तो वो विश्वगुरु महामानव है, नॉन बायोलॉजिकल। अब सर वो गए थे जब बनारस, तो बनौली में जनसभा स्थल के मंच से मोदी जी ने कहा
काशी से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ का आभार जताया। मतलब उनको इसे पता था। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, शब्द के मामले में तो मानना पड़ेगा, 2-4 पिक्चर आप उनसे लिखवा लीजिए, स्टोरी ना सुपर हिट हो जाए, हमारे नाम का कुत्ता पालिए। उन्होंने कहा काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, सावन का महीना, पवन करे शोर नहीं हो, पवन करे शोर नहीं कहा उन्होंने, काशी हो, देश भर के किसानों से जुड़ना हो, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। जोड़ बड़ा जल्दी लेते हैं सर वो का, पहले फेविकॉल अविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर थे क्या सर ये मुख्यमंत्री बनने से पहले। और उसके बाद कहा मोदी जी ने, आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की कितनी बेरहमी से हत्या कर दी गई, सब लोग जानते हैं भैया। मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। अभी बताओ मनाने का, जो भैया तुमको करना था वो तुम किए नहीं उस समय। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है, ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। उस वक्त आतंकवादी कहाँ पकड़े गए, मारे गए? वो तो जिस दिन लोकसभा में वो बहस हो रही थी उस दिन 12-12:30 बजे दिन में मारे गए। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अरे तो भैया सफलता तुमको किसने दे दी थी जो तुम उनके चरणों में समर्पित कराए? सफलता तो सेना के शौर्य की थी। ये मतलब वो तू कौन मैं खामखा। अब देखिए, हमें तो ये लगता है कि मोदी जी बहुत ही धार्मिक, भोजपुरी में दिए हैं भाषण, भोजपुरी में भी वहाँ बात थी और बहुत ही धार्मिक है। देखिए, जब जैसा होता है, जैसे जय श्री राम की जरूरत थी तो खूब उन्होंने वो स्पीच में कहते थे, पता नहीं क्यों लोग जय श्री राम से चिढ़ते हैं या बोल लेते रहे, तो हमें 100 बार बोलना पड़े तो हम बोले। और जब उड़ीसा में जरूरत पड़ी तो जय जगन्नाथ हो गए। तो फिर वो उनकी एकदम से भगवान के प्रति निष्ठा और बढ़ी तो जय जगन्नाथ हुआ। वो इसलिए हो गया कि अयोध्या प्रसाद जीत गए अयोध्या से। अब ये और ज्यादा बड़ी तो महादेव, हाँ, देवों को देव महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये एक अच्छी बात है कि उनका जो श्रद्धा है, श्रद्धा भाव है, जगह के हिसाब से बदलती रहती है। जगह के हिसाब से बदलती क्या रहती है, मतलब हालात जैसे होते हैं वैसे अपने मौसम के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं। तो इन्होंने जो बताया कि भोलेनाथ ने जो है, महादेव ने कृपा की और हमने ऑपरेशन सिंदूर बड़ी कामयाबी से अंजाम दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से मरने वाले परिवार को क्या मिला और पकड़े उस वक्त आतंकवादी जो भाग निकले, उनके लिए राहुल गांधी है ना होगा, ये बात बनी हुई है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं, देश में जितना बंटाधार हो उसको ठीक करने के लिए राहुल गांधी है। 22 बच्चों को उन्होंने लिया है, ये खाली समर्पित करने गए थे भोलेनाथ को जबरदस्ती। जो अब ये देखिए, अच्छी स्पीच दे करके वो अपने उसमें जनता को तो समझा ही दिया उन्होंने कि भाई देव, हमें महादेव का आशीर्वाद मिला। अब सर, राहुल गांधी नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने फिर कहा कि देश की चुनावी सिस्टम पर बड़ा हमला किया और कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली पहले ही मर चुकी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी धांधली हुई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बेहद मामूली बहुमत दिलाया गया। और उन्होंने तो सीधे आरोप लगाया कि 15 सीटें जानबूझ के दिलाई गई, नहीं तो सरकारें नहीं बनती। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एटम बम है और मैं जिस दिन फोड़ूंगा तो बहुत बड़ा चुनाव आयोग पे होगा। उन्होंने कहा रिटायर हो जाएंगे चुनाव आयोग, तब भी मैं इनको सजा दिलाऊंगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए, ये जो है वो राहुल गांधी जो है वो पिछले महीने से इस दिशा में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जब से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव वो की सीन बदला है। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि जब मैंने देखा कि ये मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद मुझे शक हुआ था। मुझे 6 महीने लग गए इस पता करने में कि इसके पीछे है क्या है। तो मैंने जब पता किया तो मैंने देखा कि अगर ये इसका सही तरीके से कर लिया जाए तो मोदी जी सिर्फ 15 सीटों के हेर फेर पर जीते हैं। हाँ, उन्होंने कहा 15 सीटों पर गड़बड़ी न कराई गई होती तो जीत ही ना पाते, तो नहीं जीत पाते। यहाँ बैठे हैं वहां ना बैठे होते, कोई और बैठा होता। ये तो बात सही कहा। तो इस तरीके से वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, वो जब जैसा कह रहे हैं कि ऐसा बम फोड़ूंगा कि चुनाव आयोग कहाँ जाके गिरेगा पता ही नहीं चलेगा। तो अब ये कि सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई हैं। बहरहाल अब देखिए राहुल गांधी जी इसका कब करते हैं रहस्य उद्घाटन की, क्या था मामला पूरा। अब एक सर बड़ा इंटरेस्टिंग खबर मिली इसलिए हमने लिया। लोग मजा लेने के लिए सोशल मीडिया कुछ भी चलाते रहे। आपको याद होगा शाहजहांपुर में वो ट्रेनिंग IAS थे SDM रिंकू सिंह राही,
उनका एक खूब सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने खूब मजा लिया, सबने अपने अपनी नजरिए से देखा। उन्होंने कान पकड़ के वकीलों सामने उठक बैठक की थी 5 बार। खैर उन्हें अब राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया। तो मैंने इनका इतिहास निकाला तो बड़ा अजीब चीज हमको मिली। मतलब वास्तव में इस आदमी को सल्यूट करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते, खाली रील देखने वाले, उनको मजा चाहिए, खाली कौवा कान ले गया, तो कान तो देखते नहीं है, कौवा पीछे भागते हैं। तो पता चला ये सर इससे पहले ये पीसीएस रैंक के अधिकारी थे और 2004 में यूपी पीसीएस पास किया था और 2008 में जिला समाज कल्याण अधिकारी बने थे। फिर 2021 में यूपीएससी परीक्षा में 683वीं रैंक हासिल की और इस तरह 2022 बैच के आईएएस अफसर बने दिव्यांग कोटे से। अब दिव्यांग कैसे हुए थे सर? 16 साल पहले उन पर 7 गोलियां चलाई गई थी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, 7 गोली चलाई गई थी, जिसमें से 2 गोली उनके चेहरे पे लगी थी, इसीलिए उनका चेहरा डैमेज है। 1 महीना लगातार। हाँ, और उनकी मेहनत का मिसाल, बहुत गरीब साधारण घर से आते हैं सर, वो कहीं हाथरस वगैरह के हैं। उनके पिता आटे की चक्की चला के परवरिश करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़े बेचारे ये। हाँ, लेकिन हौसला बहुत था इनमें। हाँ, इन्होंने बीटेक किया, बीटेक के बाद फिर एमए किया और फिर ये सारी यूपीएससी और हाँ, यूपी पीसीएस में पहले हुए। PCS में हुए। तो सर 26 मार्च 2009 को पता चला मुजफ्फरनगर में, जब ये समाज कल्याण अधिकारी थे। हाँ, पहली पोस्टिंग हाँ, यूपीएससी में आए हैं जी, सिलेक्ट हुए हैं, तो समाज कल्याण अधिकारी बने थे। और सर क्या था उसमें, क्या हुआ था? तो जिला समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट पर थे ये। तो मैं आप चूंकि मैंने भी बहुत खबर लिखी है इस पर जी, तो मैंने दो जिला समाज कल्याण अधिकारी से नॉन मुस्लिम गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप बढ़ती है। हाँ, और अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम और उससे अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से ठीक उनकी योजनाएं और सब छात्रवृत्ति। तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त देख रहा था, तो मैं यहाँ शासन में गया था, सचिव थी उस वक्त, मुझको उनका नाम नहीं याद है, महिला थी कोई। तो मुझसे कल मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला है। तो उस वक्त वो जो उसके निदेशक थे अल्पसंख्यक कल्याण के, वो मेरे बगल में बैठे थे, मैं उनको पहचानता नहीं था। अच्छा। तो उनका नाम सरिता सिंह है, क्या नाम था, ऐसे ही कुछ था। तो उनके हस्बैंड भी आईएएस थे। तो मुस्कुराई, कहने लगी कि आप निदेशक को पहचानते? मैंने कहा नहीं, कि वो बगल में बैठे हैं आपके। अच्छा। हमने कहा इनको आपने 4 जगह दिया, ये जगह नहीं दिखाई देती। अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम में एमडी है और यहाँ छात्र इसमें कल्याण में अल्पसंख्यक कल्याण में निदेशक है और वक्फ विकास निगम में ये एमडी है और ये वक्फ सर्वे आयुक्त में भी ये 4 तोड़ दिया, 4 गाड़ियां नौकर। अब ये लाल पीले होने लगे। अरे साहब आप आइए, मैं मिलूंगा आपसे। तो सर वो बैठी हंस रही थी सरिता सिंह। छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला है, मैं इसीलिए आपसे आया था कि आप क्या इस मामले में बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लिखिए 1 अरब 7 करोड़ का घोटाला है। तो ऐसा कुछ इनके में हुआ था, हाँ, वाले में क्या हुआ था? अभी मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने ये बताया कि लिखिए कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चों को सरस्वती विद्यालय में भी दिखाया गया है, जहाँ बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने। इसमें वाले में बताइए सर। और इनको ये समाज कल्याण अधिकारी को यही होता था। 100 करोड़ का कोई था इसका, फर्जी खाते में पैसा डालते थे स्कूल वाले बच्चों के नाम का और पूरा स्कॉलरशिप। तो 1 करोड़ का इन्होंने घोटाला पकड़ा था। तो 1 करोड़ का घोटाला इन्होंने पकड़ा, तो उसमें कई लोग जो है फंस गए। तो उन लोगों ने इन पर जो है बैडमिंटन खेल रहे थे अपना एकेडमी में, और वहां पर इनको जो है गोली चला दी इन पर। तो 2 गोली इनके चेहरे पर, कान पर लगी, चेहरे पर लगी, एक कान से सुनाई भी नहीं पड़ता, एक आंख से दिखाई भी नहीं। हाँ, तो ये इन्होंने 1 करोड़ रुपए यानी 1 अरब का घोटाला, 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने पकड़ा। तो ऐसा ईमानदार आदमी है, बताइए उसके पर जान पे बनाई, लेकिन आज भी वो न लगा रहा। और ये वकील वाले मामले में भी सर यही हुआ था कि कोई वकील साहब थे, उनका मुंशी बाथरूम कर रहा था उस पे। कहा कुछ गलत नहीं था, लेकिन इसमें देखिए उसमें हुआ क्या है कि ये क्योंकि ये ट्रेडिशन न बन जाए कि आईएएस ने उठक बैठक कर ली। ये थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत वाला था। लेकिन हमें ठीक लगा उनका। नहीं देखिए, आप अपने उससे जो है स्वभाव से किसी का दिल जीतने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो वो गलत नहीं था। आदमी ईमानदार है सर, 10 साल की सजा हुई उन लोगों को। उठक बैठक कराई थी तो उसने उठक बैठक लगा भी ली। लेकिन ये मिसाल बन जाती सारे आईएएस, पीसीएस, एसडीएम और कलेक्टर के लिए कि फिर वो कर चुके हैं, आप भी करिए। तो सर उसमें जो हमला किया था उसमें 4 आरोपियों को 10 साल सजा हुई थी, बाकी बच गए थे। उसके बाद एक कहानी और हुई इनके साथ, इनको की मुश्किलें ये नहीं बढ़ी।
उन्होंने एक मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताया था ईमानदारी की वजह से उन्हें चार्जशीट और सस्पेंशन तक झेलना पड़ा था। 2012 में आरटीआई के जरिए सूचना मांगने पर 1 साल इंतजार के बाद भी जवाब न मिलने पर उन्होंने लखनऊ में अनशन शुरू किया था नौकरी करते हुए सर। लेकिन साजिश के तहत उन्हें मेंटल हॉस्पिटल तक भेज दिया गया, ये भी हुआ ताकि उन्हें पागल घोषित किया जा सके। 2015-16 में श्रावस्ती और 18 में ललितपुर में भी गलत आरोपों का सामना उन्हें करना पड़ा था सर। ऐसा आदमी मतलब सर मानना पड़ेगा कुछ तो है। अब ये कि जैसे अगर कोर्ट जाए इसके खिलाफ तो कोर्ट तो ये कह देगा कि कह सकता है कि एक आदमी अगर किसी कुछ नाराज लोगों को सहमत करने के लिए अगर ऐसा करता है तो कुछ क्या वो गलत तो नहीं किया, कोई अपराध तो नहीं किया है। अब उनके आईएएस की जो नियमावली है एक उसके तहत वो आती है कि नहीं आती, ये तो अलग बात है। अब सर चलते चलते बता दे दर्शकों को, कोई संसद में एक जवाब दिया गया है कि अमेरिका ने इस साल अब तक 1700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है। इनमें 141 महिलाएं भी शामिल है विश्वगुरु के, जो बना रहे हैं तीसरी इकोनॉमी दुनिया की। अब मुहज बनाना है, बचनम किम दरिद्रम। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने शुक्रवार को बताया कि बीते 5 सालों में यानी 2020 से 24 तक। अच्छा करमवीर जी, मैं आपके मिनट रोक रहा हूँ आपको इसमें कि इतने लोग निर्वासित किए गए यानी वहां से भेजे गए अवैध वीजे से जो लोग रह रहे थे 5,540। लेकिन हाँ देखिए जिस तरीके से अमेरिका ने वापस भेजा है तो लोग जान पाए क्योंकि उसने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिया। ऐसे पहले कनाडा और यूके और तमाम मुल्क से भी ये होता रहा तो इतना नहीं पता चलता था। लेकिन इस बार जो मैं प्रधानमंत्री के दोस्त अरे दोस्त है कि दुश्मन, वो तो बिल्कुल बार काम पे काम लगाए पड़े एक से एक नया रोज करते हैं। ट्रम्प ने जो किया वो तो भी आज भारतीयों के साथ, और उस वक्त तो शायद मेरा ख्याल था वहाँ डुबकी लगाने गए थे महाकुंभ में। जब ये हुआ था, जब ये डिपोर्ट किए जा रहे थे वो हथकड़ी वटकड़ी लगा के पंजाब में लाए गए थे वो आज फिर ट्रम्प ने कुछ ट्वीट किया कि हमेशा भारत और के रसिया से संबंध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो ये 1703 भारतीय नागरिकों में से 620 पंजाब, 604 हरियाणा, 245 गुजरात और 10 जम्मू कश्मीर के थे और 6 को अज्ञात राज्य की श्रेणी में रखा गया। अज्ञात राज्य कौन सा है सर देश में? ये होगा कोई देश हो में हमारे, जैसे मणिपुर के हो सकता है वो अज्ञात है मोदी जी के लिए अभी तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।